की दर, अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री अभिक्रिया 14 ये है जी प्रश्न। सुन लेना, चैप्टर का नाम भी रासायनिक बल गति है। बल गति का मतलब कोई बल लगा के गति करने से नहीं है। बल गति का मतलब होता है कि हम ऐसी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि अभिक्रिया कब कितनी तेज हो जाएगी, कब कितनी धीरे हो जाएगी, और किन किन चीज़ों से वो कम कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से हम अभिक्रिया को बढ़ा सकते हैं। अभिक्रिया घटाने बढ़ाने का मतलब है कि सोचो हमें मैथेन गैस बनानी है, 1 किलो मैथेन गैस बनानी है 10 अलग अलग आदमियों के लिए, तो कोई 1 दिन में बना के लेकर आ रहा है, कोई 2 दिन में बना के लेकर आ रहा है, कोई 1 हफ्ते में बना के लेकर आ रहा है। मतलब कि किसी की तेज स्पीड है बनाने की अभिक्रिया की, किसी की कम स्पीड है। तो उस तरीके की जो अभिक्रिया हमारी चलती हैं कि कोई तेज अभिक्रिया चल रही है, कोई धीरे अभिक्रिया चल रही है, क्यों चल रही है, क्या कारण है, किस तरीके से हम उसे प्रभावित कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे रोक सकते हैं, सिर्फ अभिक्रिया को चलाने से मतलब है। उसे कहते हैं हम रासायनिक बल गति। क्या है परिभाषा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया के वेग
उसके सांद्रण, अभिक्रिया की गति आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो रासायनिक बल गति कहलाती है। ठीक है जी, सब अभिक्रिया से संबंधित गुणधर्म चलेंगे। दर से ही पता चल रहा है तुम्हें, अभिक्रिया की दर या इसका दूसरा नाम आ जाता है अभिक्रिया का वेग। तो जो वेग की परिभाषा होती है नॉर्मली, वही इसकी परिभाषा भी होती है। फिर अभिक्रिया वेग के बारे में स्टाइक्योमेट्री है, उसका वेग का सूत्र स्थापित करने को स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। फिर आ जाता है वेग नियम, वेग नियम होता है छोटा सा, 1 नंबर में होता है वेग नियम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें अभिक्रिया कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अभिक्रिया कोटि, कोटि किसे कहते हैं? जितने भी उसमें अभिक्रिया में पद भाग ले रहे होते हैं ना, उनकी संख्या को कोटि कहते हैं। अब कोटि कितने प्रकार की होती है, मतलब अभिक्रिया कोटि के अनुसार कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तीनों पर ये चारों प्रकार पढ़ेंगे। तो उसके बाद कोटि का निर्धारण, इसकी भी 3 विधियाँ हैं। ग्राफीय विधि कभी नहीं आई है, प्रारंभिक दर विधि ये भी कभी नहीं आई है, समाकलन विधि जब से केमिस्ट्री बनी है हर साल आई है। समझ गया जी? तो ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, 3 नंबर में सिद्ध करना आएगा, और ये फिजिक्स में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो दोनों जगह काम करता है। फिर आया था अर्धायु, अर्धायु फिजिक्स में भी पढ़ेंगे हम। तो अर्धायु, अर्धायु का फॉर्मूला भी स्थापित करेंगे। अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता भी कोटि जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है इनमें। तो आणविकता और कोटि में अंतर हो जाता है। इसके बाद अभिक्रिया क्रियाविधि, ये कोई अभिक्रिया कैसे कैसे चल रही है, स्टेप बाय स्टेप तोड़ के दिखाएंगे उसे हम। फिर दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा, किसी भी अभिक्रिया को चलाने के लिए कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। और सक्रियण ऊर्जा जो दहली ऊर्जा को पूर्ण करती है, वो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। संघट्ट सिद्धांत, जब अभिक्रिया चलती है तो अभिक्रिया के अंदर उसके जो अणु हैं वो आपस में टकराते हैं, उस टक्कर को संघट्ट कहते हैं। अब वो टक्कर ऐसा नहीं है कि हमने अभिक्रिया चलानी शुरू कर दी और टक्कर मारनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता है। कब टक्कर होगी कब नहीं होगी, उसी सिद्धांत को संघट्ट सिद्धांत कहते हैं। आर्यनीय समीकरण, अभिक्रिया के वेग को और टेम्परेचर के संबंध में एक समीकरण प्रस्तुत की थी, जिसे आर्यनीय समीकरण कहते हैं। सिर्फ डायरेक्ट समीकरण है, इसकी व्युत्पत्ति नहीं है। तो सिर्फ समीकरण पढ़ेंगे सैद्धांतिक रूप से और चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी तक हमारे पास जो है ना, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन का ये चौथा चैप्टर है। इसके बाद 5वां चैप्टर भौतिक रसायन खत्म, यानी कि 1/3 भाग खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री का हमारी। ठीक है जी? तो 1 से 5 चैप्टर तो फिजिकल केमिस्ट्री के हो जाते हैं। फिर 6 से 9 जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो जाते हैं, और 10 से 16 चैप्टर जो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो जाते हैं। ठीक है जी? तो जिस दिन हमारे 5 चैप्टर हो जाएंगे ना, उस दिन 50 नंबर का हमारा एक पूरा पेपर होगा 3 घंटे का। ठीक है? अब से 12 या 15 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर 15 ही दिन में हमारा दूसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब इस जुलाई में या अगस्त के फर्स्ट वीक में हमारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे 5 के 5। तो अगस्त के मिड अगस्त, मतलब अगस्त के बीच में या अगस्त के लास्ट वीक में जो है वो इसका टेस्ट हो जाएगा 3 घंटे का। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी होते हैं, तो उस हिसाब से क्लास में वो भी मिलता है। तरीके का पेपर का पैटर्न वही होता है जैसे बोर्ड का पेपर होता है। उसमें तुम्हारे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन भी होंगे, 2-2 नंबर वाले भी, 3-3 नंबर वाले भी, और 5 नंबर वाले भी। 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। 3 घंटे का पूरा पेपर होगा सिर्फ फिजिकल का। जब हमारा ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी तो फिर ऑर्गेनिक का होगा। जब हमारी इनऑर्गेनिक हो जाएगी, तब जब ऑर्गेनिक होगी तो ऑर्गेनिक का होगा। जब ये तीनों खत्म हो जाएंगे तो फिर सबका एक साथ पेपर होगा, फिर वो 3 घंटे का होगा। जब तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम होंगे उससे कुछ समय पहले, 1-2 हफ्ता पहले या 15 दिन पहले। यानी कि जब तुम मैदान में उतरोगे तो किसी भी हिसाब से किसी भी सूरत में कम नहीं होगे, यानी कि सिर्फ नॉर्मली पढ़ के चला जाएगा ना तो भी पास हो जाएगा। इस स्थिति में हम स्टूडेंट तक हम पहुँचा देंगे। और बाकी रिवीजन प्लस टेस्ट जो है वो तो एक आंधी तूफान की तरह चलते हैं। उसमें आधे लोग तो ना पढ़ने वाले वैसे उड़ के भाग जाते हैं, वहाँ से पढ़ने वाले टिकते हैं टाइम पर। तो वो तब चलते हैं कि टेस्ट प्लस रिवीजन एक साथ चलता रहता है। तो हमारे लास्ट में चलेगा जब हमारे एग्ज़ाम आने वाले होंगे। ठीक है जी? ये सबसे छोटा चैप्टर है, ये 1 से लेकर 5 तक का सबसे छोटा यही है। तो नियम ये कहता है जब छोटा चैप्टर है तो कम ही नंबर का आएगा। बोर्ड के हिसाब से देखें या सिलेबस के हिसाब से देखें तो सिलेबस में ये कहते हैं एनसीईआरटी से कि 4 नंबर का पेपर आएगा इसमें से, मतलब कुछ भी आ जाए 4 नंबर का ही आएगा, चाहे वो 1-1 नंबर का आ जाए या 2 नंबर का, 3 नंबर का, ऐसे करके है। तो 4 नंबर का आता है, ये सिलेबस कहता है, ये एनसीईआरटी की किताब कहती है, ये बोर्ड कहता है। लेकिन कितने का आ जाए ये फिक्स नहीं है। इससे 2 साल से पिछले साल जो है ये 9 नंबर का चैप्टर आया था सबसे अधिक। ठीक है जी? 9 नंबर का चैप्टर आया था अकेले में। तो जो बोर्ड कहता है जरूरी नहीं है जो वो कहता है वही आता है। नियम ये है कि सबसे ज़्यादा जो आता है वो 7वें चैप्टर से आना चाहिए, क्योंकि 100 पेज भरते हैं इसमें कम से कम। ठीक है? तो 7वां चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर होता है। लेकिन 7वें चैप्टर से मुश्किल से 4 से 5 नंबर का आया था, जबकि नियम यह है कि इसमें से कम 12 नंबर का आना चाहिए।
तो 6-7 नंबर का बड़ी मुश्किल से आता है। तो ये मत देखना कोई चैप्टर छोटा बड़ा नहीं होता है, किस में से कौन से क्वेश्चन आ जाए वही होता है। उसमें अभिक्रिया की कोटि ये वाला क्वेश्चन भी आया था जब 9 नंबर का आया था, तो ये भी आया था, प्राय समाकलन विधि ये भी आई थी, और जी संगठित ये दहली ऊर्जा भी आई थी, सकलन ऊर्जा भी आई थी, और अभी बताएंगे, और अभिक्रिया की प्रथम कहेंगे ये प्रथम कोटि। इस तरीके से कब मिला के ऐसे लगभग आधा चैप्टर आ गया था इसमें 9 नंबर में बोर्ड के पेपर। मतलब कहने का ये था कि किसी ने चैप्टर तैयार कर लिया होता और एक नंबर वाले क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन आते हैं एक वो कर लें, और ये तो 5 क्वेश्चन वो 9 ये 14 तो ये हो जाते हैं। पास होने के लिए भाई साहब मात्र आपको 23 नंबर चाहिए होते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और कर दो 23 नंबर आराम से बन जाते हैं। लेकिन किसी एक चैप्टर की बात नहीं बता रहा हूँ कि अगली बार भी 9 नंबर में यही आ जाएगा, कहने का मतलब है कोई सा भी आ सकता है। तो ये और बड़ा सिंपल चैप्टर होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, सिंपल से थोड़ी, कोई अभिक्रिया नहीं है, कोई ज़्यादा खास बड़े व्यंजक नहीं है। तो पहला हेडिंग हमारे पास रासायनिक बल गति। रसायन जब लिखते हैं तो उसमें आकर डंडा नहीं होता, रासायनिक जब लिखते हैं तो आकर डंडा होता है। कभी रसायन लिख दें, रसायन बोल रहा हूँ मैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर उसे प्रभावित करने वाले कारक अभिक्रिया के गुणधर्मों आदि का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बल गति कहलाती है। अगला हेडिंग है अभिक्रिया की दर या वेग, ऐसे लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग दोनों पर्यायवाची हैं। हो गया। देखो भाई वेग की बात कर रहे हैं अभी हम, तो जैसे कोई हमारे पास अभिक्रिया है, यदि कोई अभिक्रिया निम्नवत है, और क्या है कि ए से बी बन रहा है, ये क्या कहलाता है इधर का, इधर उत्पाद। अब अभिक्रिया की जो दर होती है, दर या वेग कह दो, दोनों नाम लिख देते हैं, शुरू है अभी। तो नॉर्मली वेग की परिभाषा क्या होती है, सिंपल सी बात है, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। अब यहाँ विस्थापन नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ सांद्रता है, ठीक है जी। लेकिन सांद्रता किसकी है, सांद्रता इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है। सांद्रता का मतलब है गाढ़ापन जो होता है इसका। तो अभिकारक की सांद्रता कह दो या उत्पाद की सांद्रता कह दो, तो हम कहेंगे अभिकारक की सांद्रता बटे क्या हो जाएगा, समय अंतराल होता है, समय अंतराल। या अभिकारक की जगह हम कह सकते हैं उत्पाद।
उत्पाद की सांद्रता बटे समय अंतराल। अभिक्रिया की दर को हम आर से दर्शाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन होती है आर, तो और समय जो है वो टी या डेल्टा टी। जो सांद्रता है ना, सांद्रता को हम बड़े ब्रैकेट से दर्शाते हैं। किसकी सांद्रता? ए की सांद्रता। चाहे तो हम इसे बी की सांद्रता भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी। अब समस्या यह है कि तुमने अभी परिभाषा बोली थी क्या, नॉर्मल वेग की वरीयता, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को, समझ गए? तो अभी हमने अभिकारक की सांद्रता लिखी है, क्या शब्द और ऐड होना है? परिवर्तन। तो यहाँ तुम परिवर्तन और ऐड कर दोगे, ऐसे ही इसमें भी परिवर्तन ऐड कर दोगे। अब परिवर्तन जब हमने लिख दिया तो यहाँ क्या चीज़ आ जाएगी? डेल्टा। फॉर्मूला बनाना सीखो, रटने की जरूरत नहीं। डेल्टा का मतलब ही परिवर्तन होता है। अब इस डेल्टा को जरूरी नहीं है हम ऐसे दर्शाएं, हम इस डेल्टा को डी से भी दर्शा सकते हैं, डी अपॉन डी टी, उसे भी दर्शा सकते हैं हम। अंतर समझ लेना, ए है ब्रैकेट लग गया तो ए की सांद्रता। अब कोई पूछे कि इसने इतने को देखो अभिकारक की सांद्रता, तो डेल्टा ए का मतलब ये होता है कि अभिकारक की सांद्रता, और यहाँ डेल्टा लग गया तो परिवर्तन। ठीक है, तो परिभाषा क्या रहती है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन की समय दर को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। समझिए परिभाषा, कौन सुना रहा है? 1 2 नदीम बताइए भाई जरा। हाँ भाई, और अरे मुंह बनाने से मतलब थोड़ी ना होता है, तुम अपनी परिभाषा सुनाओ, हमारे मुंह से क्या कहो। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगा कि सिर्फ मैं ही हंसा? अपने पड़ोसी को भी कह दो, सब ज्यादा तो कोई हंसे। हाँ भाई, और कोई? हाँ, हाँ। अरे तुम्हें जरूरी थोड़ा ना दोनों बोलनी है, तुम किसी एक से परिभाषा लिख दो, दोनों लिखनी जरूरी थोड़ा ना। वो तो पहली बार है तुम लोगों के सामने आ रही है, इसलिए मैं दोनों लिख के साथ साथ चल रहा हूँ। परिभाषा तो एक से बन जाएगी। दोनों क्यों बोल रहे हो? बोलो आप किसे। अरे ये बताओ बोल कौन रहा है? ऐसा तो राष्ट्रगान की तरह हो जाएगा। हाँ जी, कौन बोला था? हाँ जी आरजू, ना बोल रही, धीरे धीरे बोल तो रही थी। हाँ जी पायल। जैसा अभिकारक में जो शब्द ऐड कर रहे हो, जैसे विस्थापन में बोल देते हो, और जैसे ऐसा बोलते हैं विस्थापन परिवर्तन की समय दर को ये कहते हैं, तो ऐसे ही भी बोलना था। बताओ, सांद्रता शब्द आ गया तो तुम्हें विस्थापन से अजीब लग रहा है, जबकि उससे छोटा शब्द है। विस्थापन में 6-7 शब्द हैं। और कोई इधर इंटर में पढ़ रहा है इनमें से कोई? इंटर में ही हो? ये ऐसा करें, इधर से इधर को उतारना है ऐसा करके। अभी रुक जाओ। और कोई लड़कों में से? अबे तुम्हें ना पता तुम इंटर में हो या भंडारे में आए हो? तसल्ली में ऐसे बैठे आएंगे, पूड़ी और छोले चावल आ रहे होंगे। हाँ यहाँ से। अबे कोई बोल जा करो ना जी। बढ़िया डॉक्टर साहब हैं। और कोई बता रहा है? हाँ जी नावेद, पढ़े लिखे खानदान के आदमी, हंसते रहे भला आदमी, हंसते रहे। अबे रो के कहते करो कुछ तो बात, हंस जाए बात के देख के। अभी मनीष एक सेकंड रुकिए जरा, अभी पहले इनसे निपट लें, आ रहे हैं उधर को भी। हाँ जी अब बताओ, आप सुन लो करो यार, अब तुम्हारे टर्न खत्म, इधर शुरू हो गया। हाँ जी चलो थोड़े बहुत टल गए। और कोई लड़कियों में से? और कोई है? बस बस एक टर्न हो गया, बोलो। अच्छा, अभिकारक की दर वेग कहते हैं, अभिक्रिया ही कहते हैं। हाँ बोलो। हाँ ठीक है। हाँ देखो सुनो, एक बात सुनाओ मैं तुम्हें। ये जो या करके लिखा होता है ना, कहीं या ये है या ये है या ये कुछ भी है मतलब, तो तुम्हें जरूर नहीं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया या ये कहते हैं, तो वो कह दो अच्छी बात है, लेकिन जब सुना रहे हो तो तुम किसी एक से भी सुना सकते हो। तुम लोग तो अटक तो यहीं जा रहे हो कि इसे या बोलने में इसमें गड़बड़ कर दे रहे हो। एक से परिभाषा बना दो,
दो को लेकर साथ साथ लेके चलो, एक की परिभाषा ढंग से बोली नहीं जा रही है। अच्छा तुम भी हो क्या? कोई ना हंस सब रो रहे हैं, तुम बैठ जाओ चुपके से, ठीक है रहने दो। हाँ जी तुम भी बता रहे हो क्या? पानी वालो, अरे पानी पी के बता दो। हाँ जी प्रीत, अबे वो रहने दो, बस बस हो गया, चलो ठीक है, जिसका भी हो गया। लिखो परिभाषा लिखो। देखो परिभाषा एक ही बताई थी मैंने, परिभाषाएं बहुत सारी बन सकती हैं। इकाई समय में भी बोल सकते हैं हम, एकांक समय में, पता है ऐसे बना लेते हैं। एकांक समय में विस्थापन परिवर्तन के समय वो भी कह देते हैं, लेकिन फिलहाल चलो वही परिभाषा लिखो जो तुम्हारी बचपन से रटी बटी है। देखो अभिक्रिया मत लिखना, यहां से परिभाषा शुरू करेंगे। इसमें लिखेंगे अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद। जब मैं परिभाषा बोलूंगा ना तो ऐसा लगेगा बड़ी आसान थी यार, हमसे बोली ना गई। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन की समय दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा थी। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन की समय दर को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। समय दर बोल दिया हमने। देखो इधर होगी परिभाषा, यहां से लेकर यहां तक उतार दो सब, और उसके बाद जो है ना यहां हेडिंग डाल देंगे अभिक्रिया की दर या वेग का मात्रक, और जो बताएगा वही होशियार बच्चा है। फॉर्मूला तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, यहाँ मात्रक बताना है नीचे। अभिक्रिया की दर का मात्रक ये होता है। देखो बेटा जरा सारे सर लोग ऐसे उत्सुक हैं कि देखो हाँ भैया अब खाना तैयार है, अब पिल लेंगे टूट पड़ेंगे। देखो तुम लोगों को जो लिखना है ना वो यहाँ से लिखना है, यहाँ से चाहो तो ऊपर वाली एक लाइन हिंदी की लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आ गया है, अब हम लिखेंगे आर का मात्रक। तो ये सांद्रता है ना, सांद्रता, तो सांद्रता का जो मात्रक होता है ना वो होता है मोल प्रति लीटर, और ये टी के लिए आ जाता है समय, समझ गए जी, और समय का मात्रक होता है सेकंड। अब इसे एल को नीचे ले आओ, मोल और प्रति लीटर इंटू सेकेंड। या देखो इसे इनवर्स भी लिख सकते हैं और सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। मनीष जी अरे ये हिंदी तो है। अगला हेडिंग जैसे तुम्हारा यह है अभिक्रिया की तात्कालिक दर, तो उसमें तुम्हें सिर्फ ये ऐड करना है किसी दिए गए सूक्ष्म समय डेल्टा टी पर, और आगे की जो दर की परिभाषा इससे पहली वाली लिखी थी अभी शुरू की, वो लिखनी है कि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन की समय दर को तात्कालिक दर यही कहते हैं, और फिर आगे को सीधे कुछ ये लिख देना। ये एक लाइन ये और ऐड कर देना, देखना ना, यदि और ऐसा करके ए से बी।